कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो आप लोग एक चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो दो आपको जो है दो मछलियाँ देखने को मिल रही हैं। इसमें एक तीर और धनुष देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही साथ दो गहरी पट्टी आपको देखने को मिल रही है। यह आपके कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, आपके पीसीएस तक एग्जाम में पूछता है कि आपके जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो जो आपका तीर धनुष है यह भगवान श्री राम के शासनकाल की आपकी संकल्पना को दर्शा रहा है, और जो आपकी दो गहरी लाइन इसमें आपको दिख रही है पट्टी के रूप में, यह आपकी गंगा और यमुना का आपकी दिखा रहा है। इसी के साथ ही साथ दो मछलियां जो आपकी हैं, यह उत्तर प्रदेश में जो आपके अवध का शासनकाल था, नवाबों का शासनकाल था, उस टाइम पीरियड को दिखा रही हैं। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को देखने जा रहे हैं। और यह ऐसे आपके चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हें परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आइए विलंब ना करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें, और इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के बहुत ही भांति के नए नए प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला और शानदार सा बहुत ही जायकेदार सा क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपका प्रश्न यह है कि उड्डयन में का संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला का रहा उत प्लस डयन, ऑप्शन नंबर दूसरा का रहा उड प्लस डयन, ऑप्शन नंबर तीसरा का रहा उत प्लस अयड़, या ऑप्शन नंबर चौथा का रहा उद प्लस अयड़। तो आपको बताना कि जो आपका उड्डयन शब्द है इसका आपका सही संधि विच्छेद क्या बनने वाला है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखिएगा, अगर हम उड्डयन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। अगर इसमें संधि की चर्चा करेंगे तो इसमें आपकी व्यंजन संधि देखने को मिलती है। कौन सी व्यंजन संधि आपकी देखने को मिलती है आपके उड्डयन शब्द में। अगर संधि की बात करेंगे तो क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम लोग संधि कहते हैं, और संधि के तीन भाग में बढ़ जाती है, आपकी स्वर संधि और आपकी व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि, और स्वर संधि पुनः आपकी 5 भागों में बढ़ जाती है। उसमें से एक भाग जो है आपका हो जाता है दीर्घ, दूसरा हो जाता है गुण, तीसरा हो जाता है वृद्धि, यड़ और अयाद, ये 5 भेद आपके हो जाते हैं। तो उड्डयन में कौन सी आपका संधि होगी, इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का एक आपका हो जाता है नियम नंबर चौथा कहता है कि यदि अघोष व्यंजन के पश्चात ला अथवा जा अथवा डा आए तो इसमें जो आपका प्रथम शब्द है यह भी क्या होगा, इसी के अनुरूप, यानी अघोष जो है इसी के अनुरूप ढल जाता है। तो जब उड्डयन का हम संधि विच्छेद करते हैं तो बन जाता है उत प्लस डयन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत प्लस डयन करने पे हमको बन जाता है उड्डयन, और उसी नियम के फलस्वरूप यहाँ पर ता है, यानी कि अघोष मतलब क्या है, किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वह आपका अघोष कहलाता है, और ता जो है यह ता वर्ग का प्रथम अक्षर है, इस वजह से आपका अघोष हो जाता है। और ता का मेल किसके साथ हो रहा है, डा का हो रहा है, और नियम कहता है कि यदि अघोष के बाद ला जा अथवा डा आए तो अघोष भी उसी के अनुरूप आपका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो उत प्लस डयन करने पे आपका बन जाएगा उड्डयन, यानी कि विकल्प नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा महाप्लत उत्सव, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा महोप्लत उत्सव, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा महोत्प्लत उत्सव, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा महेप्लत उत्सव। तो इसमें महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, यह आपको बताना है। तो महोत्सव का क्या बन जाएगा, महाप्लत उत्सव करने पर बन जाएगा महोत्सव। क्या बन जाएगा, महाप्लत उत्सव करने पर आपका बन जाएगा महोत्सव। और इसमें अगर पूछेगा कौन सी संधि है तो इसमें आपकी स्वर संधि हो जाएगी, और स्वर के भी अंदर आपका गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि, इसका जो है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि, यानी महोत्सव में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, तो यही हो जाएगी आपकी गुण संधि। और इसका जो संधि विच्छेद बनेगा आपका बन जाएगा महाप्लत उत्सव करने पर आपका बन जाएगा महोत्सव।
यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बड़ा और ऊ को मिला करके आपके ओ का निर्माण हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वह कह रहा है कि नील कमल में समास है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, तो कमल में समास है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा कर्मधार है, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बहुब्रीहि समास, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है द्विगु समास। तो नील कमल में कौन सा समास होगा यह आपको बताना है। अपने आप में बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है। तो देखो भैया, अगर द्विगु समास की बात किया जाए तो जहाँ पर पहला शब्द आपका प्रथम पद होता है वो आपका संख्यावाची होता है, यह आपका कहलाता है द्विगु समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जब दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ बन जाता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगर तत्पुरुष समास की बात किया जाए, तत्पुरुष समास में आपका क्या होता है कि द्वितीय पद आपका प्रधान होता है, उसकी प्रधानता होती है। जैसे एक शब्द हो गया राजपुत्र, तो इसमें क्या हो जाता है राजा का पुत्र हो जाएगा, राजपूत आपका राजपुत्र हो जाएगा। ठीक है। राजकुमार राजा का कुमार, ठीक है, तो इसमें प्रधानता किसकी द्वितीय पद की हो जाती है, वह हो जाएगा। और अगर कर्मधारय समास की बात किया जाए तो जहाँ पर आपका विशेषण और विशेष की प्रधानता देखने को मिलती है, जहाँ पे आपके विशेषण और विशेष शब्द देखने को मिलते हैं, आपका हो जाता है नील कमल, यानी कि वहाँ पर हो जाता है आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाता है कर्मधारय समास। अब नील कमल में कौन सा विशेषण कौन सा विशेष है, तो विशेषण क्या होता है, तो विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अच्छा, विशेष किसको कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। तो नील कमल, नीला यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा आपका, नीला हो जाएगा आपका विशेषण, और विशेष से क्या बन जाएगा आपका कमल की विशेषता है। किसकी विशेषता है यहाँ, तो आपकी कमल की विशेषता है, तो नील कमल क्या हो जाएगा आपका, यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कह रहा कि चंद्रशेखर में समास है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बहुब्रीहि समास, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा कर्मधारय समास। तो चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। एक महान क्रांतिकारी के भी नाम आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी देखने को मिलते हैं। क्या शख्सियत थी अपने आप में, यानी कि मरते दम तक उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मरते दम तक अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। और जब देखे कि रिवाल्वर में आखिरी गोली बच रही है तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को क्या कर लेते हैं, गोली मारकर अपनी हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहरहाल आपसे पूछ रहा कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। ठीक, तो चंद्र मतलब क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, और शेखर मतलब वो क्या हो जाएगा सिर, यानी कि चंद्रमा जिसके सिर पर है वो कौन है, चंद्रशेखर। और ऐसे कौन है, भगवान भोलेनाथ, बम बम भोले हैं, कौन है, भगवान भोलेनाथ हैं जिनके सर पर क्या है, चंद्रमा है। तो भगवान शंकर को जो है चंद्रशेखर भी कहा जाता है। तो जहाँ पर दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है आपका, वहाँ पर हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। इस तरह से ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चंद्रशेखर में आपका बहुब्रीहि समास देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, शानदार सा क्वेश्चन था आपका। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर का विलोम है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम डटे चलो। तो वीर भोग्या वसुंधरा वीर का विलोम है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा वियोगी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा योगी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कायर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा बहादुर। ठीक है। तो आपको वीर का अपोजिट बताना है, क्या बताना है, वीर का आपको विलोम बताना है, वीर का आपको अपोजिट शब्द बताना है, विपरीतार्थक आपको बताना है वीर का। ठीक है। तो देखो भैया, अगर बात करें वियोगी, किसकी वियोगी, तो जब किसी व्यक्ति का कोई प्रिय उससे अलग हो जाता है, उससे जुदा हो जाता है, उससे दूर चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग की उत्पत्ति होती है, और उसे कहते हैं वियोगी। ठीक है। योगी मतलब कौन, जो सब कुछ अपना छोड़ करके एक साधु वेश में आ चुका हुआ हो जाएगा योगी। कायर क्या होता है, कायर मीन से डरपोक होता है, क्या होता है, डरपोक होता है। और यहाँ पे वीर का क्या हो जाएगा, वीर का हो जाएगा कायर, क्या हो जाएगा, वीर का हो जाएगा आपका कायर। अगर वहीं बहादुर की बात करें तो बहादुर और वीर लगभग आपके सेम शब्द बनते हैं, तो यह आपका विलोम नहीं होगा, विलोम का अर्थ होता है उसका उल्टा, ठीक उल्टा। तो वीर का क्या हो जाएगा, वीर का हो जाएगा कायर, क्या हो जाएगा, वीर का कायर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा तीसरा जवाब सही हो जाएगा।
चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 करा कि न्यून का विलोम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करा अधिक, ऑप्शन नंबर दूसरा करा नवीन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नवनीत, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका नगर। ठीक है, तो न्यून का विलोम क्या होता है? एक्यूट एंगल, है ना। मैथ में आप लोग सुने होंगे एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा होता है, आपका कहलाता है न्यून कोण। खैर यहाँ पे आपसे न्यून का विलोम पूछा है, मैथ आपसे नहीं पूछा है। तो न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? न्यून को हो जाएगा क्या? थोड़ा, और थोड़े का क्या हो जाएगा? अधिक, यानी कि पहला हमारा जो है सही जवाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा सही जवाब, यानी न्यून का विलोम होता है अधिक। ठीक है, नवीन क्या होता है कि नवीन मतलब नया, तो नया क्या बन जाएगा? प्राचीन। तो और प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? आपका नया। ठीक है, नगर का क्या हो जाएगा? ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम विलोम हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे अपने, और 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि द्विज का अनेकार्थी नहीं है। चलो भैया तुमको भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला करा पक्षी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर तीसरा करा दांत, या ऑप्शन नंबर चौथा करा शेर। तो इसमें से बताना कि निम्नलिखित में से द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो द्विज का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म 2 बार होता है उसको कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। तो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं आपको यहाँ बताना है। तो देखो भैया इसमें क्या हो जाएगा? पक्षी भी आपका द्विज के अंतर्गत आता है। क्षमा चाहता हूँ, आपका पक्षी भी द्विज के अंतर्गत आएगा, चंद्रमा भी आपका द्विज कहलाता है, और दांत भी आपका द्विज कहलाता है। इसमें से कौन नहीं होगा? इसमें से हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा आपका शेर। क्या हो जाएगा? शेर आपका द्विज की संज्ञा में, श्रेणी में नहीं आता है। अब देखो, अच्छा पक्षी, चंद्रमा या दांत को द्विज क्यों कहते हैं? इनका जन्म कैसे 2 बार होता है? तो देखो पक्षी क्या होता है? पहले अंडा होता है और अंडे के बाद जो उसमें चूजा निकलता है। तो एक बार अंडा दिया तो इनका एक बार जन्म माना जाता है, और जब अंडे से चूजा निकला तो दोबारा इनका जन्म माना जाता है। इस आधार पर पक्षी को द्विज कहते हैं। अब चंद्रमा को द्विज क्यों कहते हैं? तो देखो भैया चंद्रमा क्या होता है, जब आपका जो है पूर्णिमा होती है, यानी जो आपका शुक्ल पक्ष होता है जिसमें प्रकाश होता है चंद्रमा की, उसमें एक बार चंद्रमा आपको दिखाई देता है। और 15 दिन फिर क्या होता है? आपका अंधेरा वाला पक्ष होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, और कृष्ण पक्ष समाप्त होता है, फिर आपका क्या हो जाता है? शुक्ल पक्ष, यानी फिर से आपके चंद्रमा दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि चंद्रमा का भी 2 बार जो है जन्म होता है। दांत, देखो भैया बचपन में क्या होता है? छोटा बच्चा होता है तो उसके दांत जमते हैं, जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। और जब बड़ा होता है तो ये दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, और गिर कर इनके जगह पर नए दांत जमते हैं। तो इस वजह से दांत को भी द्विज की संज्ञा दी जाती है। और शेर क्या है? शेर इसमें से अलग है। तो क्या हो जाएगा? इसमें द्विज का अनेकार्थी नहीं है, तो आपका बन जाएगा विकल्प नंबर चौथा, यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा कीर शब्द का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कील, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है कीड़ा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा तोता, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका हाथी। तो कीर शब्द का इसमें से कौन सा अर्थ होगा वह आपको बताना है। तो देखो कीर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कीर शब्द प्रयोग किया जाता है सुग्गा के लिए। किसके लिए? सुग्गा के लिए प्रयोग किया जाता है कीर शब्द। और सुग्गा मीन्स क्या होता है? पैरट होता है, तोता। तो जो आपका कीर शब्द है वह आपके तोता की पर्यायवाची, तोता के लिए प्रयोग किया जाता है कीर। और तोता को ही ग्रामीण की भाषा में बोला जाता है, गांव की भाषा में बोलते हैं सुग्गा, है ना। चलो भैया चलते हैं आगे, नहीं तो अभी सुग्गा आ जाएगा रात में 12 बजे। कह रहा है कि भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा गत, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा विगत, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा भावी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आभास। और भैया टिके रहना, पूरी वीडियो देख के जाना। बहुत ही एक आज की वीडियो में आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी जानकारी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो भविष्य में होने वाला, इसके लिए कौन सा आपके लिए शब्द प्रयोग होगा यह आपको बताना है। तो देखो गत और विगत क्या होता है? गत और विगत, गत का अर्थ क्या होता है और विगत का अर्थ क्या होता है? कि हम लोग आम बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं कि दोनों के अर्थ को सेम मान लेते हैं, कि गत का अर्थ भी पिछला और विगत का अर्थ भी पिछला। लेकिन रुको, यहाँ पर क्या है, छोटी सी एक जो है इसमें विडंबना है, एक व्याकरण की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी कि गत किसको कहते हैं और विगत किसको कहते हैं। शब्द सुनने में तो आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन इनमें क्या है कि पर्याप्त अंतर देखने को मिलेगा। तो देखो जैसे कि जो आपका पिछला समय बीता हुआ, कि जैसे कल आपका बीता है या अभी जल्दी का समय है, तो उसको कहते हैं गत। गत परसों मैं बम्बई गया था। और विगत का मतलब होता है कि जिस घटना को बीते काफ़ी समय हो गया, उसको कहते हैं विगत। विगत वर्षों में मैं बंगलोर में रहता था। ठीक है, तो गत और विगत आपके समझ में आ गया।
अब देखो भावी किसे कहते हैं, तो भैया देखो जैसे आप मान लो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो या यूपी लेखपाल तैयारी कर रहे हो, तो मान लो कल को आपको नौकरी मिल गई तो आप क्या कहलाओगे, उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या होगा कि भावी कहलाओगे। क्या कहलाओगे, भावी कहलाओगे। यानी कि देखो जब गांव में चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, तो कहते हैं ना कि भावी प्रधान फलाने भाई, ठीक। तो भावी मतलब क्या, जो भविष्य में होने वाला है, जो भविष्य में होने वाला वो कौन हो जाएगा, आपका भावी। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब बन जाएगा। चलते हम लोग इसी के साथ ही अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है स्त्री प्रेमी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है स्त्रियोचित, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है स्त्रीण, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है त्रियावशी। तो इसमें से आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। जो पुरुष स्त्री के वशीभूत होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, स्त्री के वशीभूत होने का क्या मतलब है कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, है ना। कि अगर उसकी पत्नी कह दी कि रात में 12 बजे भी कह दी कि जो है दोपहर हुई है, तो हाँ 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 दोपहर हुई है, वो मान लेगा उसको। वो जिस एंगल पर चाहेगी उस एंगल पर भाई साहब नाचेंगे। तो उनके लिए क्या कहा जाता है, गाँव में तो उनको मेहरा कहा जाता है ना, मेहरबस कहा जाता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से मेहरा या मेहरबस कहेंगे नहीं, तो इसको कहेंगे क्या, वो आपको बताना है। तो जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, स्त्रीण। क्या कहेंगे, स्त्रीण कहेंगे। और इसकी वर्तनी भी एक बार आप लोग देख लेगा, ठीक। तो जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको कहते हैं स्त्रीण, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताना है। तो देखो भाई आपके शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा अधिवेशन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा अधिवेशन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा अधिवेशन, या ऑप्शन नंबर चौथा करा अधिवेशन। तो इसमें से आपके शुद्ध शब्द कौन सा बनेगा, यह आपको बताना है। तो देखो जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होगे तो उसमें कांग्रेस के जब विषय में आप लोग पढ़ोगे तो कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आप लोग दबा के पढ़े होगे। पहला कब हुआ, किसमें पहली महिला बनी अध्यक्ष, किसमें जो है गर्म दल और नरम दल का विभाजन हुआ, किसमें एक हुए, ढेर सारे आप देखते हो। और बढ़िया अच्छे लेवल पे वहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी की। तो अधिवेशन की इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर पहला देखो भैया, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा कि अधिवेशन आपका कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुद्ध वर्तनी इसमें भी बतानी है। पहला करा शमशान, दूसरा करा शमशान, ऑप्शन नंबर तीसरा करा श्मशान, ऑप्शन नंबर चौथा करा शमशान। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी शमशान की वह आपको बताना है। तो देखो जो आपकी इसमें शुद्ध वर्तनी वह क्या हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि शमशान आपका जो है यहाँ पर करेक्ट शब्द बन जाएगा। इसी को गांव की भाषा में कहते हैं मसान। क्या कहते हैं, मसान कहते हैं। अगर गांव में आपको मसान कोई कहे कि तो समझ जाना कि शमशान के लिए वो कह रहा है। तो शुद्ध वर्तनी होगी इसमें आपकी शमशान, यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि आग में घी डालने का अर्थ है, बहुत शानदार सा, और इसको करने में मज़ा भी आती है। आग में घी डालने का अर्थ है, ऑप्शन नंबर पहला करा हवन करना, ठीक है, करो हवन। ऑप्शन नंबर दूसरा करा देवता को प्रसन्न करना, ओहो बहुत शानदार सी बात। ऑप्शन नंबर तीसरा करा क्रोधी को और उत्तेजित करना, और ऑप्शन नंबर चौथा करा क्रोध शांत कराना। तो आग में घी डालने का आशय क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो देखो मान लो कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक समझदार आदमी गया और बहुत ही समझदार आदमी गया, और वो क्या करता है कि एक आदमी कहता है अरे तुमको ये गाली दे दिए, तुम सुन कैसे लिए, अब मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं इसको पटक के मारता, है ना। और करते कराते वो क्या करेंगे, जो अभी लड़ाई हो रही थी वो हाथापाई पे आ जाएंगे दोनों। तो आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है, क्रोधी को और उत्तेजित करना, क्रोधी को क्या करना और उत्तेजित करना। यानी कि अगर उसमें जो है खाली मुँह से लड़ाई हो रही है तो उसमें पटकम पटकी करवा दे, वह आपके कहलाता है आग में घी डालना। क्या करना, आग में घी डालना। यानी विकल्प नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब बन जाएगा। चलो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कह रहा है एक प्यारा सा आपका इंग्लिश का वर्ड है, कह रहा अचीवमेंट का हिंदी अर्थ है। क्या, अचीवमेंट का हिंदी अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है लेखाकार, ऑप्शन नंबर
दूसरा करा परिशुद्धता, ऑप्शन नंबर तीसरा करा उपलब्धि, या ऑप्शन नंबर चौथा करा अभियुक्त। तो इसमें से कौन सा सही होगा यह आपको बताना है। तो देखो आपके कुछ जो है इंग्लिश से हिंदी के भी शब्द बनाने को आ सकते हैं और हिंदी से आपको इंग्लिश के शब्द बनाने को आ सकते हैं, जिनमें शब्द का मतलब कि आपको जो है इसकी मीनिंग पूछ सकता है कि इसकी सही मीनिंग कौन सी होगी। तो देखो जो लेखाकार होता है इसको कहते हैं अकाउंटेंट। क्या कहा जाता है? अकाउंटेंट कहलाता है लेखाकार। ठीक है। परिशुद्धता को क्या कहते हैं? परिशुद्धता को कहते हैं एक्यूरेसी। क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे देखो इस समय आपका जो कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, जो आपकी जनरेशन चल रही है 15, 14 जो भी हो, है ना, इसमें क्या होता है, कहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी पिछले बार की तुलना में बहुत ही सुपर है। यानी ये जो काम करेगा परिशुद्धता के साथ करेगा, इसकी अच्छी स्थिति है। अच्छा, और अभियुक्त को क्या कहते हैं? अभियुक्त को कहते हैं एक्यूर्ड। क्या कहते हैं? एक्यूर्ड कहते हैं। तो बचा कौन? अचीवमेंट का अर्थ हो जाएगा आपका उपलब्धि। क्या हो जाएगा? उपलब्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई पूछे कि आपकी अभी तक की उपलब्धि क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मेरी उपलब्धि एक मैंने अपने पैसे पे क्या ख़रीदा है, एक मकान ख़रीदा मैंने अपने पैसे से, एक कार खरीदी मैंने अपने पैसे से, क्या की एक बाइक खरीदी। यह आपके लिए आपके उपलब्धि होगी, अचीवमेंट होगा आपका। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। करा लेखक में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर पहला करा अक, ऑप्शन नंबर दूसरा करा लेख, ऑप्शन नंबर तीसरा करा खक, या ऑप्शन नंबर चौथा करा का। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय है यह आपको बताना है। और जाते जाते साथियों एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा, जैसे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए बना सकूं। तो लेखक में प्रत्यय यह आपको बताना है। तो देखो भैया, प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज़ हैं। क्या? प्रत्यय और उपसर्ग आपके दो चीज़ हैं। उपसर्ग लगता है आपका शब्द के पहले, शब्दांश लगता है, और प्रत्यय लगता है शब्दांश आपका शब्द के अंत में। तो जो शब्द के अंत में लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो लेखक में आपका कौन सा प्रत्यय लगेगा यह आपको बताना है। तो देखो यार, लेखक में क्या है, जो मूल शब्द है वह है लेख। क्या है? लेख। और इसमें जो है लेख प्लस अक किए तो यह बन जाएगा आपका लेखक। यानी लेखक में जो आपका प्रत्यय प्रयुक्त होगा वह ऑप्शन नंबर पहला सही कर दीजिए भैया कंप्यूटर जी, मेरे मोबाइल साहब। तो पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन आप सही कर दीजिए, लेखक में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, विल बी करेक्ट आंसर। और इसी साथ ही हम साथियों आज का अपना वीडियो पूरा हुआ। मिलते हैं लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।